जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट आ चुका है और मेंस के लिए अब केवल 10 दिन का ही समय बचा है। तो रिजल्ट आने के बाद से ही आप सभी के मन में कि हम अब इन लास्ट 10 दिनों में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहे इन लास्ट 10 दिनों में, नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट डालेगा, ऐसे बहुत से डाउट चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे ही डाउट कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, अभी कितना पढ़े और कट ऑफ कितना रह सकता है, कितना मॉक टेस्ट लगाएं अभी, तो ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में ही वीडियो के अंत में मैं इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है और नॉर्मलाइजेशन क्या रोल प्ले करेगा ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर हम बोलें कितना पढ़ें, तो अब जो लास्ट के 10 दिन हैं आप बिल्कुल लग जाइए, कोई लिमिट नहीं, मतलब लिमिट लेस पढ़ना है। आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना टाइम। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी फालतू के जो अपने और काम है उन्हें आप अवॉइड कर दो 10 दिन के लिए और बिल्कुल अपना मैक्सिमम टाइम केवल पढ़ाई को ही दो। ठीक है, तो जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा है। उसके बाद अब क्या क्या पढ़े हम, तो उससे पहले आप ये समझिए कि पेपर में लास्ट ईयर भी किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए, और आप इसे समझिए कि उसमें से कौन से टॉपिक आसान है जिसमें फंसने के चांसेस कम हैं, मैं वही आपको बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं, जैसे रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग का जो 60 मार्क्स का होता है उसमें से आप ये मान लीजिए 35 मार्क्स तो पजल के हो जाते हैं। तो पजल में आपको सबसे लास्ट में जाना है। मैं फिर से बोलूंगा, पजल में आपको सबसे लास्ट में जाना है। उसमें से भी 60 में से मैं कह रहा हूँ, आप मान के चलिए 40 नंबर का ही पेपर है। जो 20 नंबर का है ना, जो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दो पजल 2-2 नंबर की होती हैं, वो तो रियली में इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ बनेगी नहीं, पर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बन जाए। तो उन्हें तो आप छोड़ ही दीजिए। और उसके बाद और भी जो 2-3 पजल है उस पर आपको सबसे लास्ट में जाना है अगर टाइम बच रहा है तो आप सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जो मेरे एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई हैं, आपको जो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया है ना, वो आपको बस केवल पूरा करना है। इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, पर लेकिन हाँ मिनिमम जो है उतने तो आपको लाने ही लाने हैं। तो उसके लिए आपको ये समझ लीजिए, रीजनिंग और मैथ, इन दोनों में मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक टारगेट लेके चलिए कि 15 to 20, मतलब दोनों में ही मैं बोलूँ, मैथ रीजनिंग में भी और क्वांट में भी, दोनों में आप 15 से 20 मार्क्स, ठीक है, इन दोनों में, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी। तो 15 भी अगर आपके कर लेते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही क्वांट में भी कह रहा हूँ। बस तो 15 नंबर जो है ना ये, लेकिन इतने भी नहीं आ पाते हैं, आप ये मानो। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेक्शन गलत रहता है। हम गलत चीज़ वहाँ पे अगर उठा लेंगे तो उसमें फिर टाइम खराब हो जाता है। तो 45 मिनट का टाइम सफिशियंट है। बस आपको 15-20 क्वेश्चन वे निकालने हैं जो हो सकते हैं, जो डूएबल है और फंसने के चांस कम है। तो मैं ऐसे ही टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर पूछते हैं कि कौन से टॉपिक सर पढ़े हैं, तो उसमें ही आप देखिए, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, आसान टॉपिक है। आप कुछ ही थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके कुछ ही उनके वे हैं अपने, उसमें कुछ ही उनके पैटर्न हैं, तो वो आप तुरंत पकड़ लेंगे वहाँ पर। 5 नंबर का ये हो गया। फिर कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, ये बड़े रिलेशन में भी आता है और डायरेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, और ये चाइनीज कोडिंग में भी आ सकता है। तो 5 नंबर का ये हो गया। उसके बाद स्लोगिज्म या रिवर्स स्लोगिज्म, रिवर्स भी आती है ना, कि कंक्लूजन दे देंगे, बताएंगे कि स्टेटमेंट क्या निकल के आता है इसमें से। और 15 नंबर तो आपके इधर हो गए। 15 में से 10-12 भी आपके अगर बन गए इधर। उसके बाद 10 क्वेश्चन के आसपास आपके डेटा सफिशिएंसी के रहते हैं, जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले रहते हैं, आर्ग्यूमेंट वाले, कोर्स ऑफ एक्शन वाले। तो इनमें सबसे लास्ट में आप जाना। अगर इसमें ही आपके 15 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 12 से 15 नंबर, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट हो चुका है अभी। उसके बाद अगर आपको लगता है पजल में जो भी कॉन्फिडेंट है, तो वो 1-1 नंबर वाली कोई सी भी पजल देखो, उसे उठाओ और कर लो, अगर आपके पास 15-20 मिनट बच रही हैं लास्ट में।
ठीक है। और नहीं तो डेटा सफिशिएंसी वाले में इन सवालों में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कि गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि दो कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है इसका, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर डेटा सफिशिएंसी वाला जो भी ले रहा है ना सवाल, अगर बिल्कुल श्योर है तभी उसे करना, नहीं तो छोड़ देना। तो ये जो 25 नंबर का आपका इसी में से बनेगा, ठीक है। मतलब मिस और भी हो सकता है एक टॉपिक छूट गया हो मुझे, मिसलेनियस टाइप होता है 25 नंबर का, जिसमें से आप आराम से 15 नंबर निकाल सकते हैं पजल से अलग। तो पहले उसी 25 नंबर पे आप फोकस करना, उसमें से भी डेटा सफिशिएंसी वाला आप बाद में जाना, क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं गलत। उससे आप पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम, इसमें टाइम भी खराब नहीं होता है डेटा सफिशिएंसी वाले में ज़्यादा, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा खराब नहीं होता है, आप पढ़ोगे देख सकते हो कि हाँ भाई निकल के आ रहा है, इंटरफ्रेंस का आ रहा है या कोर्स ऑफ एक्शन पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसे। और पजल में फिर सबसे लास्ट जाना, ठीक है। तो रीजनिंग में ये हो गया। ऐसे ही क्वांट की मैं बात करूं, क्वांट में अप्रोक्सीमेशन, सीरीज या क्यूई, फिर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और आजकल क्वेश्चन 3 भी करके 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो वे भी आसान रहते हैं कि भाई क्वेश्चन 1 में कुछ डेटा देंगे, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में, तीनों को सोल्व करना पड़ता है। तो उसमें आप ये देखेंगे अरे यार मैं एक एक सोल्व करूंगा, पर वो भाई एक एक वो आसान रहते हैं। उसमें पूछ लेंगे क्वेश्चन 1 ग्रेटर देन क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरह के रहते हैं 5 सवाल, और वो आसान रहते हैं रियली में। 5 पे आपके बन जाएंगे। तो 5 ये हो गए, 3 सवाल अप्रोक्सीमेशन के होते हैं, 1-2 सवाल इसका होता है, तो 10 सवाल आपके इसके बन जाते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक। अब पजल या अर्थमेटिक में से क्या लें? अब देखो पजल में अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप पजल उठा सकते हैं, और वरना मैं तो बोलूँगा कि अर्थमेटिक के भी 10-12 सवाल रहते हैं एक एक नंबर के। उसमें कुछ सवाल ऐसे रहते हैं 5-6, वो रियली में मॉडरेट लेवल के रहते हैं, आप कर सकते हैं। पर हमें क्या लगता है, हम सोचते हैं कि यार एक नंबर का है, एक नंबर के लिए क्यों, इससे अच्छा पजल अगर बन जाएगी तो 5 नंबर मेरे पक्के हो जाएंगे। लेकिन पजल में भी गारंटी नहीं है आपकी कि सोल्व हो जाए, इतनी आसान नहीं होती, कई बार ज़्यादा टफ आ जाएगी, फंस जाएगी। उससे अच्छा अर्थमेटिक वाला एक बार देख लीजिएगा। आप जब क्वेश्चन पूरा देख रहे होंगे पेपर, तो उसमें देखिएगा अर्थमेटिक वाला, पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि सोल्व होगा या नहीं होगा। तो हो रहा है तो वो करिए, एक एक नंबर आपको ऐड करना है अपने स्कोर में, एक एक नंबर। तो अर्थमेटिक के भी 12 में से मैं बता रहा हूँ 4-5 सवाल हम गलती यही करते हैं, अर्थमेटिक हम देखते ही नहीं, हम सोचते हैं आप पजल करो। और बल्कि मैं ये बोलूँगा कि अर्थमेटिक में देख लीजिए आप, एक एक नंबर के क्वेश्चन 4 से 5 मिनट लगेगी आपको देखने में, मतलब आप देखेंगे कर पा रहे हैं ठीक है, 2 से 2.5 मिनट के में हो जाता है एक सवाल, ज़्यादा अगर स्पीड कम भी है तो 2-2.5 मिनट में भी एक नंबर बन रहा है, तो भी आप 15 से 20 नंबर इन चीज़ों से बना लेंगे। उसके बाद डीआई में मैं बात करूँ, डीआई में मोस्टली जैसे कैसलेट के भी 2 होते हैं और 3-4 डीआई वैसी होती हैं बार डायग्राम वाली। तो कैसलेट वाली थोड़ी कंपेरेटिवली ईजी रहती है, उसमें बस आपको एक बार आप बना देंगे जब टेबल तो वो हो जाएगी, चांसेस रहते हैं। तो डीआई पे सबसे लास्ट में जाना मैथ में, उससे पहले आप इन टॉपिकों को कर लेना। उम्मीद है ये सब टॉपिक आप खत्म कर चुके होंगे, और अगर नहीं भी किया है तो 10 दिन का अभी टाइम है। इसमें भी आपका अगर कोई टॉपिक अभी नहीं हुआ है, मशीन इनपुट आउटपुट या कोड इनइक्वालिटीज या इधर है क्वेश्चन अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है, उसे अभी आप 10 दिन में पढ़ सकते हैं। ये मत सोचना कि 10 दिन में मुझे कोई नया टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। उस इनमें से अगर कुछ बच रहा है अगर आपका, तो उसे आप पढ़ लीजिए, और जो कर चुके हैं वो इसी का रिवीजन करिए, वो और कुछ ज़्यादा नया टॉपिक ना पढ़ें। जिनके सारे टॉपिक हो चुके हैं इन्हीं के आप सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है। टॉपिक वाइज जो मॉक होते हैं वो भी लगा लीजिए, है ना, और सेक्शनल भी आप क्वांट का और रीजनिंग का मॉक लगाइए। उसके बाद तो 15-20 मैं बोलता हूँ, अगर आप अपना टारगेट लग रहे हैं तो 15-20, अगर दोनों में 15-15 अगर आ गए ना आपके 30 नंबर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पर 30 नहीं, मैं कह रहा हूँ 25 भी अगर आपके आ गए ना, अगर पेपर थोड़ा टफ है जैसे लास्ट टाइम वाला था, तो लास्ट टाइम उससे खैर लास्ट टाइम ज़्यादा टफ था, पर उससे भी अगर थोड़ा और मॉडरेट लेवल का पेपर है ना, और उसमें आप 30 नंबर ला रहे हैं ना, 25 से 30 नंबर ला रहे हैं इन दोनों में, तो आपका 99% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अब आ गए तो इसलिए ज़्यादा इसमें इतना हम सोचने की जरूरत नहीं है यार, 25-30 कोई नहीं ला पाता है भाई। अपना एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में बहुत 2-4 ही एक्सेप्शनल केस है, मैक्सिमम 10 के आसपास वाले ही रहते हैं, ठीक है। आईबीपीएस में भी आपने देखा, आईबीपीएस में भी क्वांट में रीजनिंग में सब 8-8, 10-10 वाले हैं,
कुछ ही 14-15 रह गए जिनकी स्ट्रेटेजी सही रखी नहीं उन्होंने अपनी। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट दो, मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। ये नहीं कि अर्थमेटिक का है यार छोड़, एक नंबर के लिए कौन इतना टाइम लगाएगा, देखो उसे यार, आसान रहता है बहुत। कई बार प्रॉफिट लॉस का सिंपल सा पूछ लेता है, एवरेज का पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद बात करूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में आरसी 10 से 15 नंबर तक की आती है, फिलर्स या क्लोज टेस्ट, मिस स्पेल्ड वर्ड, पैरा जंबल, एरर। तो इसमें भी जैसे पैरा जंबल और एरर डिटेक्शन वाले में थोड़ा मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़ा चांसेस रहता है, थोड़ा टफ है, पर ये तो और सब चीज़ें ऐसी हैं, आरसी है जो हर कोई कर सकता है। आरसी में कोई तो आपको ग्रामर का रूल नहीं जानना है, कुछ नहीं, पैसेज पढ़ना है, जिसकी रीडिंग अच्छी है वो कर लेगा। तो 10 से 15 नंबर तो आपके आरसी में ही बन जाते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद फिलर्स है, फिर मिस स्पेल्ड वर्ड है, फिर कॉलम वाले आते हैं, एक दो मैच करने वाले, वे भी आजकल आ रहे हैं काफ़ी, और वे आसान रहते हैं। तो इंग्लिश में ज़रूर आपको भाई 20 से ऊपर का टारगेट रखना है। और इंग्लिश का अभी भी अगर आपका नहीं बन रहा है तो इंग्लिश के मैंने पहले भी बोला था आपको, सेक्शनल मॉक लगाइए, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। देखिए मैं कुछ टॉपिक में कॉन्फिडेंट हूँ, इसमें नहीं हूँ, इसे मैं पहले करूँगा, इसे मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश में काफ़ी, इंग्लिश जो है स्कोरिंग है आपका, और सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मतलब एक सिलेक्शन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ये। मैथ और रीजनिंग में अच्छे से अच्छे भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में लोग कई ऐसे हैं इंग्लिश में ही 30-30 नंबर ला रहे हैं, 25-30 नंबर ले आते हैं, क्लियर है उनका, आराम से होने ही होना है, सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं एसबीआई में। उसके बाद बात करता हूं मैं जीए की। जीए में कितना पढ़ना है, बार बार सब लोग पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट 6 मंथ की, अगस्त से जनवरी तक की आपको पढ़नी है, ठीक है। फरवरी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगस्त से जनवरी तक की आप पढ़िए। इसमें भी अगस्त की और जनवरी की आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने की, इन 4 महीने की बहुत अच्छे से पढ़ो। नवंबर दिसंबर से काफी सवाल पूछे जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ो, कम से कम 2 सोर्स से पढ़ो, किसी एक ही सोर्स से मत पढ़ो, चाहे वो ओली बोर्ड हो, चाहे वो अड्डा का हो, या चाहे अफेयर्स क्लाउड हो, कोई भी हो, लेकिन 2 सोर्स से पढ़ना, एक से ही मत पढ़ना केवल। और 4 महीने के तो बहुत अच्छे से। अब जो लास्ट 10 दिन में है ना, अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो ना, तो समझ लो जीए में अच्छा स्कोर कर सकते हो इंप्रूव। जितना पढ़ लोगे आप, कई बार होता है ऐसा, हम सोचते हैं यार बहुत पढ़ लिया यार, समझ में नहीं आ रहा हमें, लेकिन लास्ट में पढ़े पढ़े भी कई बार 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं, और 1-1, 2-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन दोनों में आप मिलाकर अगर आराम से 30-35 तक आप इसमें स्कोर कर लेंगे तो आपका 60 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं बात करूं इसके बाद मॉक टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट के 10 दिनों में, ठीक है। अब कितने मॉक टेस्ट बनाने हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं आप, अभी केवल अब आपका एंड फेज चल रहा है, आपको नया टॉपिक कोई पढ़ना नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ डेली एक मॉक बनाओ, डेली एक मॉक, फुल मॉक, डेली एक फुल मॉक बनाओ। और अगर फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी तैयारी नहीं हुई, मॉक बना रहे हैं, अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ा मॉक कम कर दो, मतलब 2 दिन में 1 मॉक बनाओ, तो उन्हें भी 4 मॉक तो कम से कम बनाने हैं अभी एग्जाम से पहले, 4 फुल मॉक। मॉक की मॉक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक की अभी महत्व नहीं समझ रहे हैं, जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना तब समझ में आएंगे मैं बार बार मॉक पे क्यों जोर दे रहा हूँ, फुल मॉक पे, ठीक है। तो अभी का कुछ टॉपिक छूट भी गया है, कोई बात नहीं, मॉक तो जरूर बनाओ फिर भी फुल मॉक। और इसमें टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिए, आपकी जो शिफ्ट है ना, जैसे आपकी अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो कोशिश करो उसी मॉर्निंग उसी शिफ्ट के टाइम पर, उसी टाइम पर बनाने की। जिसकी आफ्टरनून शिफ्ट है तो कोशिश करो कि 2 बजे के आसपास ही मॉक लगाए अपना पूरा। तो ये टाइमिंग का जरूर ध्यान रखो, सेम टाइम पर आपको लगाना है। जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, मॉर्निंग है तो जल्दी एग्जाम है तो जल्दी ही आप 9 बजे से मॉक लगाना शुरू कीजिए उठकर, ठीक है। सेम टाइमिंग आपकी मैच होनी चाहिए, उसी टाइम पे आप बनाइए। फिर एनालिसिस कीजिए मॉक से अपनी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस कौन से टॉपिक इसमें से हैं आप जो कर रहे हैं, कभी गलती कर ही नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, तो यही मॉक का फायदा है। अब कई लोग होंगे कि मैं पजल को मना कर रहा हूँ, लेकिन वे कॉन्फिडेंट हैं अगर पजल करने में है तो बिल्कुल कीजिए। ये मैं ये एक इन जनरल बता रहा हूँ,
90 से 95% लोग पजल में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपने एक्स-सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है कि हाँ पजल तो करिए, बिल्कुल बिल्कुल करिए पहले, या DI में कॉन्फिडेंट है तो पहले कीजिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने बताया ना, फुल मॉक तो बनाया नहीं है, और साथ में सेक्शनल, जैसे इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाइए, वो भी कोशिश कीजिए कि एक एक बना लीजिए डेली, और उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है मॉक करने के बाद, कि हाँ मैंने ये इस टॉपिक पे ज़्यादा समय खराब करा, इस पे ज़्यादा खराब करा, उस हिसाब से। उसके बाद मैं बात करूँगा कट ऑफ। अब कट ऑफ बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर कितना कट ऑफ रह सकता है, कितना कट ऑफ रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है ना, एग्जाम से पहले कोई नहीं गैस कर पाएगा, पर इतना जरूर बता रहा हूँ कि मिनिमम कट ऑफ है इस बार मैक्सिमम जगह पर उतना ही रहेगा। अब मिनिमम क्या रहता है इनका, ये कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। 2020 और 21 में 60 रहा था, 2022 में 50 रहा था, एक्स-सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन भाइयों का अपना मैक्सिमम जगह पर 50 ही था, तो 50 मिनिमम रखा था। तो इस बार भी जो वैकेंसी है उसे देखते हुए 99.9% में श्योर हूँ कि 50 रहेगा। लेकिन अगर पेपर मान लिया बहुत आसान बना दिया तो फिर, तो इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ कि श्योर कि भाई कितना रहेगा, पर 99.9% में बोल रहा हूँ चांसेस हैं कि 50 ही रहेगा, और पेपर का लेवल बताएगा एग्जाम के बाद कि भाई कितना रहेगा। लेकिन आप तैयारी रख के चलिए 60 के हिसाब से। और दूसरी बात, मॉक के बारे में, वो कट ऑफ के बारे में बोलूँगा, एग्जाम में जब देने जा रहे होंगे, जब एग्जाम के अंदर बैठे होंगे आप, उस समय बिल्कुल भी आपके दिमाग में कट ऑफ के बारे में कोई विचार नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे 60 तो लाने ही लाने हैं, मुझे 50 तो लाने ही लाने हैं। जितने आपके बन रहे हैं, अगर आपके 40-45 भी बन रहे हैं तो छोड़ दो, ठीक है। लास्ट टाइम वाली वो गलती मत कीजिए। लास्ट टाइम दिमाग में था लोगों के कि भाई 60 जाएगा, लेकिन उस चक्कर में तुक्के मार दिए फिर एंड में कि 60 तो बन नहीं रहे, मार दिया, क्या हुआ, कट ऑफ रहा 50। अब इस बार हो सकता है हम सोचेंगे यार नहीं 50 तो लाने ही लाने, 50 लाने ही लाने, और पेपर बड़ा टफ आ गया, और बाद में पता चला कि कट ऑफ तो यार 45 ही है इस बार तो फिर वो दुख होता है। तो जितने बन रहे हैं उतने ही कट ऑफ का एग्जाम में, मतलब दिमाग में मत रखना कट ऑफ कि कितना कट ऑफ, भाई मुझे इतने तो लाने ही लाने, इतने लाने ही लाने हैं। नहीं बन रहे हैं तो फिर ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। जितने आपके आ रहे हैं, जितने बन रहे हैं उतने ही। निगेटिव मार्किंग से बचिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ओवर अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार 3 शिफ्ट में एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन भी इस बार होगा। और निगेटिव मार्किंग से इसलिए बचिएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फर्क पड़ सकता है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है नॉर्मलाइजेशन में। तो इसलिए बिल्कुल ब्लाइंडली तुक्का मत मारिएगा। हाँ, जैसे GA में किसी में 2 ऑप्शन में डाउट है आपको, तो एक टिक कर सकते हैं, और वरना अवॉइड करिएगा निगेटिव मार्किंग। हम रियली में फंसते हैं इसमें, हम सोचते हैं कि यार 4 में से ठीक है, अगर 5 मारे, एक भी अगर सही हो गया तो भी हमारे 0 बैठे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन में फिर फर्क डालेगा, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग को भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी थी मेरी तरफ से। इसके बाद भी अगर आपके और कुछ डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। बस लेकिन अपना, आप जो भी 10 दिन बच रहे हैं, आप अच्छे से आप बस पूरा समय अपनी तैयारी को दीजिए। बस आपका सिलेक्शन ही मेरा मोटो है। जितनी भी मेरे बस में है आपकी हेल्प मैं कर सकता हूँ किसी भी तरह से, तो मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। आपको जिस भी तरह की मदद चाहिए, कुछ भी डाउट है, जितना मैं जानता हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। और आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी मैं, हो सकता है थोड़ा बिजी हूँ, उस समय ना जवाब दूँ, बाद में ज़रूर, लेकिन मैं आपको कॉल बैक करूँगा या मैसेज करता हूँ, ठीक है। मैं मैक्सिमम लोगों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस। धन्यवाद। जय हिंद।